हेलो, हम लोग आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाया है और उसी सीरीज को हम लोग थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां तक के जो भी अपने डाउट्स वगैरह हैं या जो भी होमवर्क वगैरह है ये आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो इसमें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हम लोगों को आगे बढ़ना है। फिर आज का जो अपना टॉपिक है ये हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और इमेजेस के साथ। तो सबसे पहले ये है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट of intersection of इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज को तो आप लोग जानते हैं, वो रेज जो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अप्रोच कर रहे होते हैं, इसके पास आ रहे रेज को हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं। फिर अगला ऑब्जेक्ट की बात है कि भाई इट कैन बी रियल और वर्चुअल। ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। किस ऑब्जेक्ट को आप रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे और किस ऑब्जेक्ट को आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। तो रियल और वर्चुअल के बारे में ये मामला है कि भाई इफ इंसिडेंट रेज आर meeting at a point in real, then object formed is called real object। तो चलो एक रियल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेंगे और हम लोग साथ ही साथ एक एग्जांपल लेंगे अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि भाई इफ इंसिडेंट रेज अपीयर टू meet at a point, then that point is said to be virtual object। एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर सही में जो आपकी रेज है वो अगर कहीं मिलेंगी तो उसको हम लोग कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और अगर आपको ऐसा फील होगा कि वो मिल सकती है तो वो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इन दोनों का। पहले तो ये देख लिया जाए कि पीछे वाला दिखाई देता है कि नहीं देता भाई। तो रियल ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल है कि भाई ये अपना एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ये रेज है जो यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये चूंकि सारे के सारे रेज पहुंच रहे हैं अपने मिरर के पास, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम लोग। क्या इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है भाई?
एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंचने वाले जो रेज होते हैं उनको हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं। अगर ये इंसिडेंट रेज वाकई मिल रहे हैं तो उनके मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से एक रेज आ रही है और एक रेज आ रही है यहां से। यहां पे रेज मिल नहीं रही है, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है ना कि अगर इनको आगे एक्सटेंड किया जाता तो यहां पे मिलती। तो ऐसी परिस्थिति में ही जो इमेज बनता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो, हमने इसमें सिर्फ यही बात पढ़ी है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये होता है एक, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज अगर कहीं भी मिलेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, रियल या वर्चुअल। अगर ये इंसिडेंट रे सच में कहीं एक जगह पे मिल रहे हैं तो उसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और अगर हम लोगों को ऐसा सिर्फ अपीयर हो रहा हो कि वो मिल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये बस बात है और कोई बात नहीं है। फिर आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, एक और बात लिख सकते हो। जैसे ये वाला आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, रियल और वर्चुअल, कि इनका क्या मामला है ना। तो रियल और वर्चुअल लिखने के बाद हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं और इसको मिटा के ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन incident ray is called real object, other otherwise formed objects are called virtual object, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। आप लोग चाहो तो ऐसे भी इन दोनों का अंतर कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे के साइड में बनते हैं उनको हम लोग कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और जो इंसिडेंट रे के साइड में नहीं बनते, जैसे मान लो कि ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ऐसे रे अगर इस पे इंसिडेंट हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे साइड। ये इंसिडेंट रे साइड पे अगर अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो उस ऑब्जेक्ट को आपको कहना चाहिए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट, और जो ऐसा नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अगला,
अब इसी ऑब्जेक्ट को कोई आदमी अगर इमेज के रूप में देखे तो उसे क्या क्या चेंज करना होगा। जैसे किसी भी क्वाइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें दो साइड्स की स्टडी करनी है। और ये दोनों साइड कौन कौन से हैं? एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा इमेज है। तो इसमें कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बदले हम लोग अब इमेज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। चलो इसी से लिख देते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इमेज का। इमेज इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज से काम नहीं चलेगा, रिफ्लेक्टेड रेज, जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं उनके बारे में अब हम लोगों को देखना होगा। अगला, इट कैन बी रियल और वर्चुअल, सही है। इफ reflected rays are meeting at a point in real, then object formed is called, then image formed is called real image। और दूसरा, if reflected rays appear to meet at a point, then that point is said to be virtual image, है ना? ठीक है। फिर image formed on reflected, या इसका दूसरा हिस्सा है रिफ्रैक्टेड रे, इज कॉल्ड रियल इमेज। अदरवाइज फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, अदरवाइज फॉर्म्ड इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यहां पे फिगर को भी इंसिडेंट रे के बदले बस ऐसा कर देना, इधर की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है दूर जाने वाला, और ये है रिफ्लेक्टेड रे साइड। तो एक बार इसको पढ़ लिया जाए। इमेज इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जैसे इंसिडेंट रे के मिलने से ऑब्जेक्ट बना था, वैसे ही रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से इमेज बनेगा। ये रियल या वर्चुअल कुछ भी हो सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के साथ अगर कंपैरिजन करें तो पहला वाले को हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज में अंतर करने के लिए, जबकि दूसरा वाला सिमिलर पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इफ रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट इन रियल, देन इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज, सही बात है। फिर इफ रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, then that point is said to be virtual image। अगर रियल में ना मिलके बस आपको ऐसा फील हो रहा हो कि वो मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि उसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड ऑन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रे साइड इज कॉल्ड रियल इमेज। अदरवाइज फॉर्म्ड रेज, फॉर्म्ड इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के साइड में बनता है तो हम लोग इसको रियल इमेज कहते हैं। अदरवाइज जो इमेज बनेंगे उनको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। फिर अभी इसको थोड़ा सा मिटा के और वर्चुअल और रियल इमेज कैसे बनते हैं इनको दिखाया जाए, जैसा मैंने आपको ऑब्जेक्ट के लिए दिखाया था। तो
एक बार प्रॉपर स्पेस का यूज करते हुए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा अपना रियल ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि ये अपना इंसिडेंट रे साइड। दूसरा, फिर से यही अपना इंसिडेंट रे साइड है और यहां पे दो रेज आ रहे हैं बहुत दूर से, मान लो इंफिनिटी से आ रहे हैं, तो ये लोग दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वैसे ही एक संभावना ये भी बन सकती है कि भाई यहां पे गए, यहां से और ये यहां से, जैसे मान लो ये इंसिडेंट रेज है, तो ये इंसिडेंट रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे। अगर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो जहां पे मिलेंगे वहां पे बनेगा इमेज, और ये इमेज को क्या बोला जाएगा? रियल, क्योंकि ये सच में इनके काटने से बन रहा है। अगर आपको यहां पे इंसिडेंट रे साइड देखना है तो दूसरी तरफ दिखेगा, फिर ये दूसरा अपना मामला है। इस जगह पे आपको क्या करना है कि भाई जो हमने यहां से दो जगहों से भेजा है रेज को, इंसिडेंट रेज को, ये यहां बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब ये दूर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आप इस क्षेत्र को रिफ्लेक्टेड साइड बोलेंगे। तो यहां पे जो इमेज बनेगा ये दरअसल इन रिफ्लेक्टेड रेज के काटने के कारण नहीं बन रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो काटते, इसके कारण बन रहा है। तो इस इमेज को हम लोग निश्चित रूप से कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो बस यही मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया था। तो अगला काम क्या करना है, इसको मिटा देना है और इसको मिटा के थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या हम लोगों को पढ़ना है भाई कि प्लेन मिरर सबसे पहले क्या होता है, it is formed by polishing one side of a thick plane
ग्लास सीट। जैसे ये ग्लास सीट है तो इसमें दो साइड्स होंगे, ये हमने पॉलिश कर दिया है, तो इधर वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे पॉलिश्ड साइड और इधर वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग साइड। तो काफी अच्छी बारिश हो रही है। खैर, यहाँ पे हम लोग आराम से इसको एक पॉलिश साइड है और एक रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये प्लेन मिरर बनता है। कोई भी आप एक थिक ग्लास प्लेन ले लीजिए और उस ग्लास प्लेन को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक और अच्छी बात इसमें हम लोग बस ये लिख सकते हैं कि भाई a parallel beam of light incident upon plane mirror gets reflected as parallel beam of light itself। मतलब ये कि इसके पास जो अपना प्लेन मिरर होता है ना, इसके पास कन्वर्ज कराने या डाइवर्ज कराने की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। तो हम लोग चाहे तो ये बात भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट सपोज टू converge or diverge a parallel beam of light। अगर इसके पास ये कैपेसिटी हो जाए तो बहुत समस्या हो जाएगी। ये तो आप लोग मानते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी अपना चेहरा मिरर में देखे, प्लेन मिरर में, अगर उसके पास कुछ बेंडिंग कैपेसिटीज होती, मतलब जो भी रेज हैं उनको या तो वो कन्वर्ज कराता, डाइवर्ज कराता, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देता, तो ऐसा नहीं होता कि सीधा जो जिसको दिखना चाहिए वो आदमी भी थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखता ऐसी परिस्थिति में, है ना। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास कुछ भी बेंड करने की कैपेसिटी नहीं है। ये सिंपल काम करता है और उसी सिंपल काम के हिसाब से इसकी पहचान है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग और अपना जानकारी जारी रखेंगे अभी। चलो अब इसको और मिटा देते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं प्लेन मिरर की। जैसे पहली विशेषता तो हो गई कि भाई ये रेज को कभी बेंड नहीं करता, जो रेज ऐसी चल रही है उसको वैसे ही चलने देता है। तो इस विशेषता के बाद हम लोगों को इसे थोड़ा और आगे बढ़ाना है। अगर इसे हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा प्लेन मिरर कि भाई distance of object
plane mirror is equal to distance of image from plane mirror। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप चाहें तो दो स्टेटमेंट के बदले एक स्टेटमेंट लिख के काम कर सकते हैं कि भाई प्लेन मिरर इट एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर for the line joining object and image। जैसे ये एक प्लेन मिरर है, यहां पे आप एक ऑब्जेक्ट ले, ये इमेज होगा, तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, ये एंगल अगर आई है तो इस एंगल को भी आई है, सिमिलरली ये वाला एंगल भी आई होगा। ये दूरी अगर d के बराबर है तो ये दूरी भी d के बराबर है, तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। कौन? हमारा मिरर एमएनएस है ना। तो बस यही इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब है। इसी स्टेटमेंट को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई the line joining object and image is normal to the plane mirror। जो हमारा प्लेन मिरर है उससे नॉर्मल होगा ये, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद से हम लोग और इसके बारे में पढ़ना जारी रखेंगे। तो अब इसको मिटा देते हैं। फिर प्लेन मिरर के बाद ये एक अच्छा मामला है कि भाई इन प्लेन मिरर real objects form virtual image and virtual object real images। देखो
ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये सब इंसिडेंट रेज है। ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा अपना इमेज आई। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि इंसिडेंट रेज रियल में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इमेज क्या बन गया, वर्चुअल। और इसका उल्टा, यहां पे मान लो एक इंसिडेंट रे आया, यहां पे एक इंसिडेंट रे आया, तो ये इंसिडेंट रे को अगर आप आगे बढ़ाते तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलता और ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता। फिर इसी क्रम में क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये दोनों रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं, इसीलिए ये इमेज कैसा हो जाएगा, रियल। बस इतना छोटा काम आपको करना है, और क्या करना है। तो ये अपना प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिर इस रियल इमेज के बाद एक और जानकारी है। Eyes of the observer must be present in field of view to see the image। अब ये है कि ये फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, तो चलो फील्ड ऑफ व्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। फील्ड ऑफ व्यू शॉर्ट में इसको FOV भी लिखा जाता है। ये होता है, इट इज द रीजन between two extreme, it is the region between two extreme reflected rays। जो दो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों रिफ्लेक्ट हुए, ये दोनों रिफ्लेक्ट हुए, तो ये अपना फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, इसके विदिन जो भी है। अगर आप इसके विदिन में हैं, सिर्फ तभी आप इमेज को देख सकते हैं। अगर आप इसके बियॉन्ड चले गए तो आप इमेज को नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस फील्ड ऑफ व्यू के 2-3 सवाल करें और देखें कि क्या इसका मामला है ना। तो चलो 1-2 सवाल से शुरू करते हैं इस प्लेन मिरर के बारे में।
ये अपना पेज 8 लिख लेते हैं और प्लेन मिरर के ही फील्ड ऑफ व्यू के बारे में कुछ सवाल करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल, एक एग्जांपल है, ये एक मिरर है, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के इधर है हमारे ऑब्जर्वर 1, इसके ठीक ऊपर बैठे हुए हैं ऑब्जर्वर 2 और यहां पे है ऑब्जर्वर। शब्दों में भी लिख देता हूं मैं, ऑब्जर्वर 1 बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, in front of the mirror, observer 2 just above the mirror, observer 3 behind the mirror, tell which observer is able to see object, इमेज और बोथ। ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे बना देता हूं इसे कि भाई सबसे ऊपर है ऑब्जेक्ट, फिर है इमेज, और इधर की तरफ है तीनों ऑब्जर्वर लोग। इसमें 2 ही लाइन दिख रही है, तो चलो ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 की बात करें तो ये सामने है ऑब्जेक्ट के, और साथ ही साथ अगर आप यहां से 2 एक्सट्रीम पे जाने वाली रेज का रिफ्लेक्टेड रेज देखेंगे तो ये एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज के विदिन भी है, मतलब कि ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होने के कारण इनको इमेज दिखाई देगा, साथ ही साथ इनको ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा। ये तो आप लोग आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऑब्जर्वर 2 जो है अपना, ये ऑब्जर्वर 2 है जस्ट अबव द मिरर, तो ये यहां से चाहे तो ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं लेकिन इनको इमेज नहीं दिखाई देगा। और थर्ड वाले जो ऑब्जर्वर हैं ये पीछे है। थर्ड वाले ऑब्जर्वर के पीछे होने से इसका क्या नुकसान है? कोई अगर मिरर के पीछे है तो ऑब्जेक्ट से आने वाली इंसिडेंट रेज भी उस तक नहीं पहुंच रही तो वो उनको नहीं देख पाएगा, और वो विद इन द रिफ्लेक्टेड रेज विद इन द फील्ड ऑफ व्यू भी नहीं है, तो इसीलिए उसको ये इमेज भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं ऑब्जर्वर 1 को दिखाई देगा क्या क्या, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों। ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखाई देगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर
दोनों सही है, इनके केस में ये तो सही है पर ये नहीं दिखेगा, और इसके केस में ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इससे आगे चला जाए। एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूं मैं इस फील्ड ऑफ व्यू पे। पेज 9, ये ओरिजिन है 0 0, और इसी ओरिजिन पे हमारा ऑब्जेक्ट भी है। फिर ये हमारा मिरर है, ये मिरर रखा हुआ है 2 0 से लेके 2 2 तक, 2 मीटर की लंबाई है इसकी। आप लोगों को इसमें सबसे पहले क्या पता करना है, लोकेट इमेज पहला। दूसरा, फाइंड फील्ड ऑफ व्यू ऑन वाई एक्सिस। तो लोकेट इमेज मुझे लगता है कि आप सब लोग बता देंगे बिना किसी दिक्कत के। लोकेट इमेज करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, एक छोटी सी जरूरत है बस ये कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करना चाहिए। तो आप कहोगे कि ठीक है भाई, यहाँ पे 0 2 है तो इतना इससे पीछे, मतलब 2 यूनिट और पीछे अपना इमेज आई बनना चाहिए। भाई ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी है 2 यूनिट की, तो मिरर और इमेज के बीच की दूरी भी 2 यूनिट की होगी। तो अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, आपको क्या करना है, फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए सेकंड पार्ट के लिए क्या जरूरी है कि आप 2 एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज लेते हैं। तो देखो, अगर मैं यहां से एक इंसिडेंट रे डालूं तो इसके बिल्कुल टिप से उसी डायरेक्शन में लौट आना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, 90 डिग्री पे गिरेगा तो उसी डायरेक्शन में लौट आएगा बेचारा। अगर ये उसी डायरेक्शन में लौट आएगा तो आप कहोगे कि एक तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे ये वाला हो गया, और दूसरा हमें इसके दूसरे टिप से एक रिफ्लेक्टेड रे को लेना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दूसरे टिप पे एक इंसिडेंट रे को डालेंगे, और ये इंसिडेंट रे क्या होगा भाई, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये इधर की तरफ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर होना चाहिए, और ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है तो ये वाला एंगल भी आई के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई अगर ये एंगल आई है तो इसको भी आई होना चाहिए, ये भी आई होगा। आप tan थीटा की मदद से एक बात बता सकते हैं कि आई की वैल्यू कितनी होगी। तो चलो tan आई निकाल लेते हैं। tan आई होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 1 के बराबर, आई की वैल्यू होगा 45 डिग्री। अब tan आई अगर 1 के बराबर है तो देखो उस तरह से इस जगह के कोऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए, 0 2, और उसी के हिसाब से ये बेस अगर 2 के बराबर है तो यहां पे परपेंडिकुलर की भी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर के बराबर। तो आप कहोगे ना कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 2। तो 2 एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज के
विद इन का स्पेस, ये स्पेस क्या हो गया भाई, इसका फील्ड ऑफ व्यू। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू और वाई एक्सिस क्या होगा, 0 से लेके 4 तक का जो है 4 मीटर लंबा फील्ड ऑफ व्यू इसका बनना चाहिए। किसी भी सवाल में हम लोगों को बस ऐसे ही सोचना है कि भाई जो दो एक्सट्रीम रेज है वो दोनों एक्सट्रीम रेज कहां से जा रही हैं और वो दोनों एक्सट्रीम रेज का के लिए कितना जगह की जरूरत है, उसी जगह के हिसाब से हम लोगों को सवाल को सॉल्व कर देना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल भी मैं खुद सॉल्व करूंगा और फिर आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ सवाल दूंगा जिसको आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा और देख के सॉल्व करिएगा। नाइन के बाद ये 10 है, बस एकदम थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं। पिछले सवाल में आप लोगों को कोई दिक्कत का मामला तो नहीं है, एकदम सिंपल सा मामला है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करना चाहिए इस मिरर को इस लाइन के लिए। तो 4-0 पे इमेज बन गया और ये जो दो एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, दूसरा एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, इन दोनों के बीच के स्पेस को ही हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। और दूसरी बात ये कि भाई ये वाला एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो 45 डिग्री आएगा, तो सामने वाला भी 45 होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल अगर 45 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 होना चाहिए और उस हिसाब से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलो अब इसको मिटा दिया जाए और एक सवाल और लिखा जाए। पिछले सवाल के जैसा ही सवाल है, इस बार बस थोड़ा सा अंतर ये कर दिया मैंने कि भाई दिख रहा है इस जगह पे अपना ऑब्जेक्ट फिर से है ओरिजिन पे और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं अगर आप लोगों को दिखने में कोई समस्या हो तो। ये ओरिजिन है और यही अपना ऑब्जेक्ट भी है। इस बार मिरर को थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, और ये मिरर को हमने रख दिया है 1 पे और मिरर का ये हिस्सा है 1-2 पे। इसका मतलब मिरर की लंबाई है 1 मीटर के बराबर। तो आप बड़े आसानी से ऐसा भी मार्क कर सकते हैं कि ये जगह होना चाहिए 1-0। अगला सवाल वही, लोकेट इमेज एंड फाइंड फील्ड ऑफ व्यू ऑन वाई एक्सिस। तो आप लोग जरा इसका फील्ड ऑफ व्यू बताइए और इसके इमेज को लोकेट करिए कि कैसे इमेज कहां बनेगा और उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, है ना। तो क्या किया जाए इसका, तो इसको आप लोग बताइए क्या किया जाए इसका। देखो इमेज के लिए तो हम लोग एकदम श्योर है, ये वाला जो लाइन होगा मिरर के अराउंड वाला, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना चाहिए। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के लिए ये दूरी 1 मीटर की है,
तो मिरर और इमेज के बीच की दूरी भी 1 मीटर की होनी चाहिए। ये आई है, ये 2 0। अब आपको क्या करना है, यहां से एक रे ले जाना है और वो रे होगा, कहां तक बेचारा जाएगा वो, तो हम लोग उसके लिए भी जानते हैं कि उसको कहां तक जाना चाहिए। भाई ये 1 मीटर है और सामने वाली हाइट भी 1 मीटर है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं ये वाला एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री बनना चाहिए पिछले सवाल के जैसा। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। आप कह सकते हो ना ये एक एक्सट्रीम हो गया रिफ्लेक्टेड रे का, क्योंकि इसको एक एक्सट्रीम एंड से रिफ्लेक्ट कराया गया है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 2। अगला जो हम लोगों को लेना होगा वो किधर की तरफ जाएगा, आप कहोगे अगले वाले के लिए हम लोग अगले एंड से सोचेंगे, यहां से, तो यहां से इस जगह तक पहुंचेगा, और इसका जो एक्सट्रीम जाएगा वो मान लो यहां तक चला गया। अब इसके लिए आप ये कहोगे कि ये वाले एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल भी अल्टरनेट होकर थीटा होना चाहिए और ये वाला रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से थीटा होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज 2 यूनिट, बाई बेस दैट इज 1 यूनिट, 2/1, मतलब इसको 2 के बराबर होना चाहिए। अब अगर ये tan थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है, तो आप लोग ये भी कह सकते हो ना कि इस जगह का जो दूरी होना चाहिए ये कितने के बराबर होना चाहिए, हम लोग निकाल लेते हैं। लाइक ये दूरी को होना चाहिए था tan थीटा इक्वल टू, अगर ये दूरी y के बराबर है तो y/1, y इक्वल टू 1 इंटू tan थीटा, tan थीटा 2 के बराबर है तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से 2 यूनिट और ऊपर ये कितना होगा, 0.4 के बराबर, तो इमेज का लोकेशन होगा 2 0 और फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4। बस अब इसके जो रिलेटेड होमवर्क है वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप लोग उसको फील्ड ऑफ व्यू को एक बार ढंग से देख के और सॉल्व करके बताइएगा। बंद करो।